Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Hoping you are fine and you are availing this opportunity of online lectures which are being delivered these days just to facilitate you to continue so that you could be in a position to continue your further studies. Well, beta, let us start our today's lecture, and that is again about grammar, but today it's no translation work, rather we will do idioms. We will practice idioms from unique notes. जी बेटे, आज की असाइनमेंट की बात की जाए तो आज इस लेक्चर में हम लोग idioms जो हैं वो पढ़ेंगे. आपने प्रीवियस लेक्चर्स में अब काफ़ी ट्रांसलेशन पैसेज जो है उनकी प्रैक्टिस कर ली है. अब हम लोग idioms करेंगे और फिर इस तरह से नेक्स्ट चीज़ों को लेकर चलेंगे. तो देखते हैं कि हमने कहाँ तक idioms आपने देखा कि देयर आर idioms इन योर नोटबुक्स आर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. तो अभी हमने जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो idioms किए हैं, ए लेटर के साथ idioms सारे कंप्लीट हो चुके और बी लेटर जो है उसके साथ आप idioms कर रहे हो. मैं यहाँ लिख देती हूँ idioms एंड idiomatic phrases. ये क्या है? ये एक ही है, idiomatic phrases. और बेटा आज हमें क्या करना है, हमें जो लेटर हमारे पास है लेटर बी, और लेटर बी के हमने 33 तक idioms कर लिए हैं और आज हम करेंगे 34 and onwards. 34 and onwards. तो let us see what comes next. 34 नंबर पे आपके पास जो है वो idiom क्या आ रहा है. और हम चूँकि इस तरह से करते हैं कि जो बुक में idioms मौजूद हैं उनका मैं मीनिंग आपको एक दफ़े से फिर इंग्लिश में बता देती हूँ और इसका एक इजाफी सेंटेंस भी बना देती हूँ ताकि आपके नॉलेज में आ जाए कि इस पर्टिकुलर इडियम को हमने किस तरह सेंटेंस में यूज़ करना है. तो 34 नंबर पे आज देखते हैं कि क्या है. जी 33 तक आप लोग कर चुके होंगे, 34 एंड ऑनवर्ड्स आज किए जाएंगे. 34 पे आपके पास है टू बीट अबाउट द बुश. टू बीट अबाउट द बुश हम लिखते हैं 34 एंड योर इडियम इज़ टू बीट about the bush. What does it mean to beat about the bush? It means avoid talking about main points. यानी to avoid talking about मेन पॉइंट्स, यानी जो मेन पॉइंट्स हैं किसी चीज़ के उसके बारे में बात करने से इज्तनाब करना. हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास सेंटेंस है बेटा, डू नॉट बीट अबाउट द बुश बट कम टू द पॉइंट एट वंस. कि डू नॉट बीट अबाउट द बुश के इधर उधर की बातें ना करो एंड कम टू द पॉइंट एट वंस. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका एक और जुमला मैं बना देती हूँ. यू आर जस्ट beating about the bush. Tell me frankly what you want means you are just beating about the bush. Tell me frankly what you want, कि तुम सिर्फ इधर उधर की गपशप लगा रहे हो, मुझे ये आगाह करो कि तुम क्या चाहते हो. ठीक है जी. तो योर idiom is to beat about the bush and it means to avoid talking about the main point. अहम चीज़ को इग्नोर करना, अहम जो आपकी गुफ्तगू का मौजू है उससे हट जाना. जी बेटे, नंबर 35 पे to bear the burnt off लिखते हैं. to bear the burnt off. What does it mean? To bear the burnt off का मतलब है to face the heaviest attack. To face the heaviest pressure or attack. To face the heaviest pressure और अटैक. ये है आपका नंबर 35 पर कि किसी किस्म का दबाव, बहुत ज़्यादा दबाव सहना. टू फेस द हैवीएस्ट प्रेशर और अटैक, बहुत ज़्यादा दबाव सहना. आपके पास जुमला है द सेंटर ऑफ एन आर्मी हैड टू बियर द बर्न्ट ऑफ द बैटल. कि जंग में जो सेंटर होता है, आर्मी का सेंटर कल्ब होता है, उससे ज़्यादा प्रेशर लेना पड़ता है. ठीक है, अगर फ्रंट और बैक की बात करें तो उसके बरक्स सेंटर जो है, सेंटर ऑफ आर्मी, उसको ज़्यादा प्रेशर दबाव सहना पड़ता है. मैं आपको एक जुमला बना देती हूँ कि द बॉर्डर
the border will bear the brunt of the war, कि जो बॉर्डर है वो ज़्यादा दबाव सहेगा किसमें, वॉर के दौरान, यानी द बॉर्डर इज़ गोइंग टू फेस हैवीएस्ट प्रेशर ड्यूरिंग वॉर। ठीक है जी, ये आपका नंबर 35 था। नंबर 36 पे चलते हैं। टू बियर्ड अ लाइन इन हिज डेन, टू बियर्ड अ लाइन इन हिज डेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू बियर्ड अ लाइन इन हिज डेन, टू अपोज समवन ऑन हिज फेस। इट मीन्स टू अपोज someone on his face, to oppose someone on his face, किसी के मुंह पर उसकी मुखालफत करना। आपके पास जुमला मौजूद है जी, the students decided to meet the principal in his office and so beard the line in his ओन डेन। किसके मुंह पे मुखालफत करना, कि स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि प्रिंसिपल जो है उनसे जनाब ऑफिस में मिला जाएगा, इस तरह उनके मुंह पर उनकी मुखालफत की जाएगी। तो मैं आपको एक जुमला बना कर देती हूँ कि ही अपोज्ड या ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिज बॉस इन हिज ऑफिस and thus built a line in his den। क्या है जनाब, he protested against his boss in his office and thus built a line in his den, कि उसने अपने ऑफिस में ही बॉस को प्रोटेस्ट किया है, ऑफिस में अपने ऑफिस ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिज ऑफिस इन हिज ऑफिस, कि अपने बॉस को उनके ऑफिस में प्रोटेस्ट किया है, इस तरह से मुंह पर मुखालफत करने का मुर्तकिब हुआ है। ठीक है जनाब, इसको ये भी कहा जाता है कि शेर के मुंह में हाथ डालना, ख़तरे को दावत देना। ठीक है, ये बेटे आपके कितने हो गए, 34, 35 एंड 36। 3 इडियम्स आपने किए। टू बीट अबाउट द बुश, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट मेन पॉइंट्स, यू आर जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश, टेल मी फ्रेंकली व्हाट यू वांट। To bear the burnt of, it means to face the heaviest pressure or attack. And the sentence is, the border will bear the brunt of the war. And number 36, to bear the lion in his den, mean to oppose someone on his face. The sentence is, he protested against his boss in his office and thus beard the lion in his own ऑफिस। राइट, तो आपने बेटे 36 तक जो है अब ये इडियम्स कर लिए हैं। आगे चलते हैं 37 पे, मज़ीद कुछ इडियम्स जो हैं वो कर लिए जाएं और आप इसको नोट डाउन करते रहें ताकि आपके पास एक इजाफी जुमला भी आ जाए। अगर आपको बुक से कोई मुश्किल लग रहा है और ये आसान है, या जिस तरह से आपको पता चल जाए कि सेंटेंस मेकिंग कैसे हो सकती है इस इडियम की। तो बेटे नंबर 34, 5 एंड 6 हो चुके। नंबर 37 पे चलते हैं। टू बीट द एयर, to 37, to beat the air. To beat the air means useless effort, बेकार की कोशिश को कहा जाता है to beat the air। तो हमारे पास 37 पे जुमला मौजूद है, it is no use beating the air, मैन कैन नेवर लिव ऑन द मून, कि बेकार की बातें मत करो, इंसान जो है वो चांद पे रिहाइश पजीर नहीं हो सकता। तो ये यूज़लेस एफर्ट है टू इवन टू टॉक अबाउट दिस। तो मैं आपको लिख के देती हूँ, टू आर्ग्यू विद हिम, टू आर्ग्यू विद हिम इज़ लाइक बीटिंग द एयर। राइट, टू आर्ग्यू विद हिम इज़ लाइक बीटिंग द एयर, कि उस शख्स से आर्ग्यू करना, बहस करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बेकार की बात हो, जैसे कोई काम बेकार किया जा रहा हो। नंबर 38 इज़, नंबर 30, टू बेगर डिस्क्रिप्शन, टू बेगर डिस्क्रिप्शन,
To beggar description mean something which we cannot describe, undescribable, inexpressible, undescribable, और हम कह सकते हैं इनएक्सप्रेसिबल। इनएक्सप्रेसिबल क्या मतलब? वो चीज़ जो कि वाज़े ना की जा सके, एक्सप्रेस ना की जा सके और ज़बान बयान करने से जिसे कासिर हो, वो बैगर डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। हमारे पास जुमला है द ब्यूटी ऑफ डे डॉन, बैगर्स डिस्क्रिप्शन, कि सुबह सवेरे की जो खूबसूरती है वो अल्फाज बयान करने से कासिर है। तो आई हैव अनदर सेंटेंस फॉर योर कन्वीनियंस एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द टाउन, द ब्यूटी of the town truly beggars all description, कि जो कस्बे की शहर की खूबसूरती है वो बयान करने से हम कासिर हैं। ठीक है, जो द ब्यूटी ऑफ द टाउन ट्रूली बेगर्स ऑल डिस्क्रिप्शन। जी बेटा, number 39, and number 39 is to bid fair to, to bid fair to, to bid fair to. What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? To bid fair to का मतलब होगा to seem probable, to seem probable, साजगार नजर आना, to seem probable, मुमकिनात में नज़र आना, कोई चीज़ मुमकिनात में नज़र आना, साजगार नज़र आना। तो हमारे पास जुमला इसमें मौजूद है His health is so good that he bids fair to live till the age of 90, कि उसकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि ये हालात साजगार नज़र आते हैं कि वो 90 ईयर्स तक जी सकता है। तो मैं आपको एक जुमला बना देती हूँ कि he got high grades, he got high grades in exams. He bids fair to join an excellent college, कि एग्ज़ाम में इसके मार्क्स अच्छे आए हैं और ये बात साजगार नज़र आ रही है कि ही वुड बी इन अ पोजीशन टू गेट एडमिशन इन एन एक्सेलेंट हाई स्कूल और इवन कॉलेज और सम इंस्टीट्यूशंस। राइट बेटे, आपके पास 37, 38, 39 तक सेंटेंस आ गए। इसको एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लीजिएगा। टू बीट द एयर मीन्स एन यूजलेस एफर्ट, टू आर्ग्यू विद हिम इज़ लाइक बीटिंग द एयर। The next one is the beggar description. To beggar description mean undescribable. It also means inexpressible. And the sentence is the beauty of the town is truly, the beauty of the town truly beggars all description. Next idiom is to bid fair to, means to seem probable. And the sentence is he got high grades in examinations and he bids fair to join an excellent college. फाइन बेटे, 39 तक आपके हो गए। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट इडियम्स को हम लोग करते हैं 40 से। और हम लोग कौन सा लेटर कर रहे हैं? बी लेटर। और आपके फर्स्ट टर्म में जो इडियम्स हैं वो शामिल होंगे लेटर ई तक, लेटर ई फॉर एग। ठीक है जी, अभी नंबर 40 देख लेते हैं। जी बेटे, नंबर 40 पे देखते हैं कि क्या है। नंबर 40 इज ब्लाइंड इम्पल्स। आपका इडियम है ब्लाइंड इम्पल्स। ब्लाइंड इम्पल्स क्या है? ब्लाइंड इम्पल्स का मतलब अ सडन डिज़ायर टू डू समथिंग, एक अंधी तहरीक, यानी एक ऐसा डिज़ायर जो अचानक कि आपके जहन में आ जाए। अ सडन डिज़ायर टू डू समथिंग, अ सडन डिज़ायर टू डू समथिंग, यानी अचानक ही एक ऐसी तहरीक मिलना, कुछ करने की तहरीक मिलना, कुछ कर गुजरना। जी आपके पास है एक्टिंग ऑन अ ब्लाइंड इम्पल्स, ही सडनली डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हाउस। अचानक ही पता नहीं क्या ख्याल उसके जहन में अंधी तहरीक आई कि उसने घर से भागने का इरादा कर लिया। मैं आपको इसका जुमला बना देती हूँ
आपका सेंटेंस है एक्टिंग ऑन अ ब्लाइंड इम्पल्स, एक्टिंग ऑन अ ब्लाइंड इम्पल्स she decided to submit her resignation, to submit her resignation. ठीक है जी, आपके पास जुमला आ गया, एक्टिंग ऑन अ ब्लाइंड इम्पल्स शी डिसाइडेड टू सबमिट हर रेजिग्नेशन, कि कंधी तहरीक अजीब ख्याल उसके जहन में समाया कि शी डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम हर सर्विस, ठीक है, तो गिव रेजिग्नेशन, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो रेजिग्नेशन दे देगी। तो बेटे कितने हो गए, 40 तक आपने कर लिए। 41 पे चलते हैं। 41 पे आपके पास जुमला आ रहा है ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले मीन बंद गली, बंद रास्ता, समथिंग प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, यूजलेस, फ्यूटाइल, इट मीन्स यूजलेस, बेकार, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल। यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, जिसका कोई नतीजा सामने ना है, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट। जी बेटे, इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि हिज प्रेजेंट जॉब इज़ जस्ट अ ब्लाइंड एले, कि उसकी जो मौजूदा जॉब है बिल्कुल यूजलेस है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट एट ऑल, कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा, बंद गली है, तो देयर इज़ नो होप फॉर एडवांसमेंट, तो आगे बढ़ने के कोई चांसेस भी नहीं है। एडवांसमेंट मीन प्रोग्रेस, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ही वुड नॉट be able to get success in his job as it is a blind alley with no chances to excel। क्या मतलब कि ही वुड नॉट बी एबल टू गेट सक्सेस इन हिज जॉब, कि वो इस जॉब में कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सकेगा, एज इट इज़ अ ब्लाइंड एले, क्योंकि ये बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है, बंद गली की तरह है, जिसमें कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, विद नो चांसेस टू एक्सेल, आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। एक्सेल मीन टू सरपास, आगे बढ़ना। नंबर 42 पे हम देखते हैं क्या है जी, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन इम्पोर्टेंट इडियम, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बड़ा इम्पोर्टेंट इडियम है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, रेफर्स टू समथिंग, इट रेफर्स टू समथिंग, it refers to something which seems to be unlucky, which seems to be unlucky, but is good actually, but it is good actually। यानी क्या है बेटे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब a hidden, आप ये भी कह सकते हैं a hidden blessing, a hidden blessing, यानी जहमत के रूप में छुपी हुई रहमत, इसको कहा जाएगा जहमत के रूप में छुपी हुई रहमत। इट रेफर्स टू समथिंग विच सेम्स टू बी अनलकी अपेरेंटली बट इज़ गुड एक्चुअली, a hidden blessing, यानी ऐसी चीज़ जो कि बज़ाहिर हमें लग रहा है कि जहमत का सबब है, लेकिन वो हमारे लिए ब्लेसिंग साबित हो। तो इसका जुमला हम देख लेते हैं, गेटिंग द सैक वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि नौकरी से निकाले जाना उसके लिए एक ब्लेसिंग था। ही गॉट अ मच बेटर जॉब आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद उसे अच्छी जॉब मिल गई। ठीक है जी, तो हम इसका जुमला बना लेते हैं, लूजिंग दैट जॉब was a blessing in disguise, as he got a profitable business, as he got a profitable business
later on. लेटर ऑन क्या मतलब, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि उसकी जॉब का खो जाना, चले जाना उसके लिए ब्लेसिंग थी, छुपी हुई रहमत थी। ऐसी गॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस लेटर ऑन, क्योंकि बाद में एक बेहतरीन बिजनेस उसे मिल गया। ठीक है जी, आपके पास हो गए इडियम्स कहाँ तक, 42 तक। इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्लाइंड इम्पल्स, ब्लाइंड इम्पल्स मीन अ सडन डिजायर टू डू समथिंग, एंड द सेंटेंसेस acting on a blind impulse, he decided to submit her resignation. Number 41, blind alley. Blind alley mean useless, something which is useless, futile, which is producing no result at all. And the sentence is, he would not be able to get success in this job as it is a blind alley with no chances to excel. A blessing in disguise, जहमत के रूप में छुपी हुई रहमत. It refers to something which seems to be unlucky but it is good indeed or actually. और इसको कह सकते हैं हिडन ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग भी इसको हम कह सकते हैं. तो सेंटेंस क्या है, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज ही गॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस लेटर ऑन. या लेटर, आप लेटर भी कर सकते हैं, एज ही गॉट अ बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस लेटर. जी बेटे, आपके पास हो गए जुमले कितने, 42 तक. थोड़े से मज़ीद इडियम्स जो हैं वो आज के इस लेक्चर में हम लोग करते हैं. नंबर 43 से लेके चलते हैं बेटे, और अब देखते हैं कि इडियम्स जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं. इट्स नंबर 43 नाउ. जी बेटे, नंबर 43 पे आपके पास जो नेक्स्ट इडियम आ रहा है वो है ब्रेन ड्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, ब्रेन ड्रेन. और ये किस नंबर पे आपके पास आया है, 43 नंबर पे. और आज हमने कहाँ से इडियम पढ़ना स्टार्ट किए हैं, लेटर बी के इडियम्स किए जा रहे हैं. और नंबर कौन सा है बेटे, 43. और ब्रेन ड्रेन क्या होता है, लॉस ऑफ, it means loss of intellectual and technical stuff. Loss of intellectual and टेक्निकल स्टाफ. नंबर 43 यानी क्या मतलब है कि हुनरमंद लोग जो हैं उनकी किल्लत हो जाना, उनका हिजरत किए जाना, हुनरमंद लोगों की हिजरत और उनकी किल्लत हो जाना. तो बेटा इसका हम जुमला देखते हैं क्या लिखा है कि ब्रिटेन सफर्ड अ कंसिडरेबल ब्रेन ड्रेन टू द यूनाइटेड स्टेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन को, बरतानिया को हुनरमंद लोगों की किल्लत का सामना करना पड़ा जो हिजरत कर गए थे कहाँ, अमेरिका चले गए थे. ठीक है जी, हम इसका जुमला बना देते हैं कि देखिए बेटा, Ireland has suffered a huge brain drain in recent years. Ireland has suffered a huge brain drain in recent years. के मौजूदा सालों में आयरलैंड जो है उससे बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन का सामना करना पड़ा है. यानी द टेक्निकल स्टाफ और द इंटेलेक्चुअल्स दे गॉट शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज़. ठीक है, इसके बाद नंबर 44 पे देखते हैं बेटे आपके पास नेक्स्ट इडियम क्या आ रहा है. योर वेरी नेक्स्ट इडियम नंबर 14 और नंबर 14 इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन. वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, अ बोन ऑफ कंटेंशन. और ये बोर्ड में कई दफ़ा आ भी चुका हुआ है. अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ contention, a bone of contention. What does it mean? A bone of contention mean a cause of strife, a cause of disagreement. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बेटा, a cause of strife, झगड़े की वजह, a cause of disagreement, a cause of quarrel, disagreement, a cause of quarrel, झगड़े की वजह. तो बेटे इसका सेंटेंस हम देखते हैं नंबर 44 पे कि आपके पास क्या मौजूद है. द बाउंड्री लाइन बिटवीन द फार्म्स
The boundary line between the farms was a bone of contention between the two farmers. दोनों farmers के दरमियान जो boundary line थी farms की वो वजह तनाज़ा थी। ठीक है जी, मैं आपको इसका एक जुमला बना के देती हूँ कि grandfather's will is the bone of contention for the whole family, कि दादा जान की जो वसीयत है वो तमाम ख़ानदान के लिए एक वजह तनाज़ा बन चुकी है। नंबर 45, तो लेट्स सी व्हाट कम्स ऑन नंबर 45 एंड दैट इज़ बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। Between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea. What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means confronted by two equally difficult and unexpected choices. ठीक है जी, faced by two equally difficult and unacceptable situations, choices, जिसे हम कहते हैं इधर कुआं उधर खाई, दो मुश्किलात में फंस जाना, दोनों जानिब मुश्किलात का सामना करना। तो बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मीन्स फेस्ड बाय टू इक्वली डिफ़िकल्ट एंड अनएक्सेप्टेड चॉइसेस। इसका हम सेंटेंस देखते हैं कि आपकी बुक में 45 पे क्या बना हुआ है। द पायरेट्स हैड टू फाइट एंड बी किल्ड, के डाकुओं को या तो लड़ाई करते हुए मारे जाना था और गिव अप एंड बी हैंड, यहाँ अगर वो लड़ाई तर्क कर देते, छोड़ देते तो फांसी उनका मुकद्दर होती। तो दे वर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, तो वो क्या है, इधर कुआं और उधर खाने वाला हिसाब था। दोनों चॉइसेस उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है जी, इसका हम एक और सेंटेंस जो है वो बना लेते हैं। trying to please his boss and the manager put him between the devil and the deep blue sea। तो क्या बेटी आपके पास आ गया? 45 तक हमने किए, यानी दो ऐसी चॉइसेस जो दोनों ही आपके लिए डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं, नाकाबिले कबूल हैं। मैंने लिखा कि ट्राइंग टू प्लीज़, ये लिखा है बेटा, ट्राइंग टू प्लीज़ हिज बॉस एंड द मैनेजर, कि एक ही वक्त में अपने मैनेजर को और बॉस दोनों को मुतमईन करना, दोनों की बात को साथ लेके चलना, मानना। पुट हिम बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, उसके लिए ऐसे था जैसे इधर कुआं उधर खाई, दो मुश्किलात जो दोनों उसके लिए तकलीफ़ हैं, एक्सेप्टेबल नहीं हो रही हैं। ठीक है जी, आपने आज इडियम्स किए 45 तक, और लेटर क्या था? लेटर था भी। बेटे आपको मैंने ये कहा कि इडियम्स जो है वो आप चूँकि अभी एफएससी सिलेबस में ही पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने इडियम्स जो है ना तो 9th-10th में किए हैं, ना ही फर्स्ट ईयर में किए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े हैं आपने। इडियम जो है दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू। तो बेटे इडियम्स जो हैं उनको साथ साथ रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें और इसके सेंटेंसेस को समझें और इसको जहन नशीन करें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, मामूल बना लें कि हमने यहाँ से यहाँ तक 10 इडियम्स जो हैं वो रूटीन में याद कर लेने हैं, इसके सेंटेंसेस बना कर चेक करने हैं, देखने हैं, इसके मीनिंग को जहन में बिठाना है। क्योंकि बेटे बहुत से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप नहीं तवज्जो करते, पढ़ लेते हो, लेक्चर ले लेते हो, चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते, याद नहीं करते, तैयार नहीं करते, तो इतने ढेर सारे इडियम इकट्ठे हो जाते हैं कि वो सब जो है उनके मीनिंग जो है वो मिक्स हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और सही तरीके से फिर उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो बेटे इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है इडियम्स के साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है बेटे, और ये है कि
नॉट ओनली ईडियम्स बल्कि जितने भी आपने ग्रामर पढ़ी, जितने भी आपने अभी टेक्स्ट पढ़ी है, जो चीज़ें भी आप रूटीन में लेक्चर्स ले रहे हो, वो सब चीज़ें साथ साथ बेटे रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत प्रीशियस है आपके लिए, टाइम बहुत कीमती है आपके लिए, इसको ज़ाया नहीं करना। इन लेक्चर्स को अवेल भी करना है, रूटीन में अवेल करना है, क्योंकि एक लेक्चर मिस हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रहती पिछले लेक्चर के साथ। तो बेटे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करें, तैयारी करें। आपका टेस्ट वगैरह का सिलसिला भी साथ साथ जारी है और आगे भी रहेगा। तो बेटा it is the end of today's lecture, and before we end it, there's a short message for you. The message of the day is that is a very good saying by Longfellow. एक बहुत अच्छी saying है और मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। The heights by the great men reached and kept were not obtained by sudden flight, but they, while their companions slept, were toiling upwards in the night. ठीक है बेटा, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।